देखिए, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा था, ठीक है? 2022 का है, क्लास 12 है, मैथ का पेपर। किसका है? प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बताया जा रहा है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं और 3 छात्र हैं ए, बी, सी। ए के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की जो प्रायिकता है 3/10 है, बी के द्वारा जो है वो 1/5 है और सी के द्वारा 1/10 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रश्न हल हो जाएगा, इसकी प्रायिकता क्या है? तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसके हिसाब से प्रायिकता बना लेते हैं। पी ए बराबर हो जाएगा 3/10। ये बताएगा कि प्रायिकता है किसी प्रश्न के हल होने की, वो भी ए के द्वारा। फिर दूसरा बना लेंगे पी बी, यानी प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है बी के द्वारा। और तीसरा बना लेंगे पी सी 1/10, ये प्रायिकता है सी के द्वारा प्रश्न को हल करने की। ठीक है, किसी काम का होना या किसी काम का ना होना, इन दोनों का सम होता है 1। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी काम के होने की प्रायिकता, किसी काम के ना होने की प्रायिकता, टोटल का सम होता है 1। हमेशा याद रखना, प्रायिकता का जो टोटल होगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है कि ए के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता 3/10 है, तो ए के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता निकालने के लिए अगर एक में 3/10 को घटा दिया जाए तो ये आ जाएगा कि ए के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता आ जाएगी। निकाल लेते हैं। पी ए डैश का मतलब होगा कि ए के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/10, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, पी के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता प्लस पी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता, दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। ये याद रखना हमेशा, किसी काम के होने की प्रायिकता, किसी काम के ना होने की प्रायिकता का सम 1 होगा। ठीक है, ये हमें दिया गया है, कितना है, 3/10 है, इसको लिख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/10, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये 3/10 आया प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1 आएगा। अब इस वाले को यहाँ भेज दो, पी ए डैश, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये जो है, तो 1 माइनस 3/10, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 10 आया माइनस का 3 आया। सॉल्व कर लेंगे तो पी ए डैश यानी ए के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता आ जाएगी, सॉरी 7/10, घटाओगे ना 10 में से 3 तो 7/10, तो एक तो ये निकालो। फिर उसके बाद सेम काम इसमें करना है। क्या सेम काम करना है कि बी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता को निकालना होगा। तो ये भी हो जाएगा क्या, बी के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता प्लस बी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता, ये दिया हुआ है, इसको हमें इस तरह भेज देना है। पी बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/5, इस वाले को हमने सीधे भेज दिया। पी बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5, ये समझ में आया, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 5 -1 हो जाएगा, या फिर कर देता हूँ जिससे समस्या ना आए किसी को। 5 एलसीएम ले रहा हूँ मैं, माइनस का 1, तो पी बी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5। तो ये आ गया कि बी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सी के द्वारा भी निकाल लेना होगा, तो सी के द्वारा निकाल लेते हैं। तो सी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता निकालना है हमें, इज इक्वल टू 1, यानी पी सी के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करने की प्रायिकता प्लस सी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता बराबर 1, इनका सम 1 आएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से पी सी डैश 1 माइनस सी वाले भाग को इधर भेज दिए हैं, ये 1/10 कर दिए हैं। एलसीएम ले लिया, 10 आया, कितना आया, 10 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 9/10। तो यहाँ से आ गया कि सी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता 9/10। ठीक है, ये तीनों चीजें निकाल ली। देखिए, 2 कहानी है, इतना लिखना तो पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि प्रश्न हमारा ए के द्वारा सॉल्व हो सकता है,
बी के द्वारा सॉल्व हो सकता है, सी के द्वारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है, या फिर ए के द्वारा सॉल्व होगा, बी के द्वारा नहीं सॉल्व होगा और सी के द्वारा भी नहीं सॉल्व होगा, या फिर सी के द्वारा तो सॉल्व होगा। कहानी कंडीशन बहुत बड़ी हो जाएगी, सॉल्व होगा लेकिन गलत हो जाएगा, मतलब लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल से हम क्या करें कि ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसकी प्रायिकता निकालनी, केवल ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसकी प्रायिकता निकालते हैं। यानी अगर जो हमारे पास ए है इसके द्वारा सॉल्व ना करने की प्रायिकता, उसका मल्टीप्लाई बी के द्वारा ना सॉल्व करने की प्रायिकता और उसका मल्टीप्लाई सी के द्वारा प्रश्न को ना सॉल्व करने की प्रायिकता, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा कि ये प्रश्न सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, तो बताएंगे, यहां से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता, प्रश्न तभी नहीं हल हो सकता जब तीनों के द्वारा प्रश्न हल ना किया जाए, प्रायिकता, और तीनों के द्वारा, क्योंकि ये एक इवेंट है, अलग इवेंट नहीं है, ये सब मिल जाएंगे तब एक इवेंट होगा ना। तो ये क्या होगा, ए के द्वारा भी सॉल्व ना किया जाए, बी के द्वारा भी सॉल्व ना किया जाए और सी के द्वारा भी सॉल्व ना किया जाए, तभी ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इनमें से किसी एक ने सॉल्व कर दिया तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से इसके द्वारा भी ना सॉल्व हो, इसके द्वारा भी ना सॉल्व हो और इसके द्वारा भी ना सॉल्व हो, ये हमने निकाल लिया है, निकाल लिया ना। तो चलो फिर ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7/10 इंटू 7/10, 4/5 और 9/10, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये इसको पहले काट दो, 5 और यहाँ बचेगा 2, 14 हो जाएगा और ये 9 से 63 और कितना 63 दूना 126, 126, नीचे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 250, ठीक है। अभी ये 2 से वो कट सकता है तो 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 63/125। तो ये तो प्रायिकता उसकी आई है कि ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, यानी इन तीनों के द्वारा प्रश्न को सॉल्व नहीं किया जाएगा और हमें क्या निकालना है कि प्रश्न को हल कर दिया जाए। तो फिर वही कहानी, किसी प्रश्न के हल होने की प्रायिकता और किसी प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता, इनका सम 1 होता है। तो अब इन तीनों केस को एक साथ ले लेते हैं, लिख देंगे प्रश्न हल होने की प्रायिकता। तो वही बात क्या होगा, देख लो यहाँ पर हम बताएंगे हल होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस ये प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता, क्योंकि जैसे हम घटाते हैं ना वैसे कर देंगे, 125, एलसीएम लोगे 125 आएगा, माइनस का 63 आ जाएगा और डिवाइड आ जाएगा 125। सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इंग्लैंड तो नहीं है, यहाँ पे तो थी, ये इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसको इसमें घटाओगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 125, कटेगा, कटने वाला तो नहीं कुछ। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हो। एक तो तरीका ये है, इसको देख लो पहले, फिर दूसरा बताएं। एक तरीका ये है, इसको ऐसे करोगे समय बचेगा, सब कुछ सही होगा, गलत नहीं है ना। दूसरा तरीका ये है, दूसरे तरीके के लिए यहाँ साइड पे देख लो, करना इसको आपको ऐसे ही है, लेकिन कहीं अगर दूसरी बुक में कुछ लगा हुआ है तो उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। इसको करना ऐसे ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे को बस हम केवल ओवरव्यू बता दे रहे हैं आपको। दूसरा तरीका ये है कि हमने बोला कि हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है, ये प्रश्न हमें सॉल्व करना है, तो पहला केस बन सकता है कि ए के द्वारा भी सॉल्व कर दिया जाए, बी के द्वारा भी सॉल्व कर दिया जाए और सी के द्वारा भी सॉल्व कर दिया जाए। ये करना नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं कि कहीं अगर सॉल्व हो तो ये गलत नहीं है, इस वजह से बता रहे हैं। ए के द्वारा भी सॉल्व कर दिया जाए, बी के द्वारा भी सॉल्व कर दिया जाए और सी के द्वारा भी। फिर उसके बाद क्या है कि ए के द्वारा तो सॉल्व कर दिया जाए, बी के द्वारा भी सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन सी ने इसको सॉल्व नहीं किया, तो ये सी डैश लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक केस बन सकता है, ये एक केस हुआ, दूसरा केस ये हुआ, तो तभी ऐड हुआ है
या तो ये हो या तो फिर ये प्रश्न। फिर उसके बाद ए के द्वारा तो सॉल्व किया गया, लेकिन बी ने सॉल्व नहीं किया है और सी ने सॉल्व कर दिया, तो ये क्या है, इस बार बी के द्वारा सॉल्व नहीं किया। ये फिर इसके बाद क्या होगा, या तो ये हो सकता है कि ए के द्वारा ही सॉल्व ना किया गया हो, बाकी दोनों द्वारा सॉल्व कर दिया गया हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है कि ए के द्वारा सॉल्व किया गया हो, बी के द्वारा सॉल्व ना किया गया हो और सी के द्वारा सॉल्व ना किया गया हो। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, ये बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। करने का तरीका यही, लेकिन ये कहानी सही है, इसमें गलत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि बी के द्वारा ए के द्वारा सॉल्व ना किया गया हो, बी के द्वारा सॉल्व किया गया हो और सी के द्वारा भी ना सॉल्व किया गया हो। फिर तीसरा केस हो सकता है कि ए के द्वारा सॉल्व किया गया हो, बी के द्वारा सॉल्व किया गया हो और बी के द्वारा सॉल्व किया गया हो, ये डबल रिपीट हो जाएगा, ए के द्वारा सॉल्व किया गया हो, ठीक, बी के द्वारा सॉल्व ना किया गया हो और सी के द्वारा भी ना सॉल्व किया गया हो। तीसरा केस हो सकता है कि तीनों के द्वारा ही सॉल्व ना किया गया हो। नहीं, ये नहीं आएगा, ये वाला केवल नहीं आएगा, क्योंकि तीनों ये इतने केस बनेंगे, तो फिर इसमें वैल्यू पुट करने में कन्फ्यूजन आ सकती है। तीनों के द्वारा सॉल्व हो नहीं होगा, तो ये तो केस लगा चुका हूँ मैं। पहला केस तीनों के द्वारा सॉल्व किया गया हो तब भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, दो के द्वारा सॉल्व किया गया हो तब भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी दो के द्वारा सॉल्व किया गया हो, एक के द्वारा न किया गया हो, और इसमें भी दो के द्वारा सॉल्व किया गया, एक के द्वारा नहीं। इसमें क्या है कि एक के द्वारा सॉल्व किया गया है, बाकी दो के द्वारा नहीं। इसमें भी एक के द्वारा सॉल्व किया गया है, बी के द्वारा, बाकी के साथ नहीं। इसमें भी यही है, तो इसमें फिर वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, लंबा हो जाएगा। लंबा क्या मतलब, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, या तो ऐसे होगा, अब इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास पी ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, पी बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, पी सी की वैल्यू निकाल सके हैं, फिर पी ए पी सी डैश भी निकाल चुके हैं। पी ए पी बी पी सी तो दिया ही था, पी सी डैश दिया, वो निकाले हैं, पी बी डैश निकाले हैं, पी ए डैश निकाले हैं। ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर वही आएगा जो इससे आया है। तो करना हमको ऐसे ही है, बस अगर ये कहीं पर ऐसे है तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, इस वजह से हमने आपको ओवरऑल समझा दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे, आंसर सेम आएगा, ठीक। समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है, जिससे चैनल की ग्रोथ हो, ठीक। आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी भी मदद होगी, हमारी मदद तो हो ही जाएगी। तो आपसे हेल्प की उम्मीद है यही कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, किसी भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी टॉपिक हो, भेज सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये भाग नहीं करके दिखाओगे, ये बता दिया कि ये भी हो सकता है, तरीका यही है। चलो बाय, टेक केयर।